नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में, मैं हूँ अशोक वानखेड़े। गुजरात का दूसरा फ़ेज़ का मतदान आज हो रहा है। सुबह आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा रोड शो करते हुए अपना मतदान किया और पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तमाम मतलब पूरे कैडर एक्टिवेट कर दिया था कि क्योंकि पहले फ़ेज़ में जो मतदान 5 से 7% के आसपास कम हुआ, उससे कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों में एक असमंजसता थी। 27 साल से यदि वहाँ राम राज्य चल रहा है, तो फिर मतदाताओं में इतनी उदासीनता क्यों? यदि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा वहाँ पे जन आंदोलन खड़ा किया, ऐसा वो मानते हैं। वहाँ जाके उन्होंने एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट करने की बात की और जब उन्होंने कहा कि हम वहाँ सत्ता बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो मतदाताओं में उत्साह दिखना चाहिए था, वो उत्साह नहीं दिखा। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के क्षेत्र में पहले पहले चरण में वोटिंग हुआ और ये वही जगह है जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही थी कि उसकी सीटें बढ़े क्योंकि 120 140 का यदि अब की बार 140 पार का यदि वो आंकड़ा है या वो कांग्रेस का रिकॉर्ड 149 वाला उनको तोड़ना है तो वो ये पहला फेज था जहाँ बीजेपी को बहुत जबरदस्त वापसी करनी थी लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी मार खा गई। सूरत में जो मतदान हुआ वहाँ पे भी काफ़ी 4-5 सीटों पे टाई जैसा मामला दिखाई दे रहा था। जो क्लीन स्वीप पिछली बार किया था वहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर अपना जगह पक्का करने का प्रयास किया और अपनी बढ़त लेने का प्रयास कर रहा है। पर हमने देखा कि जब वोट प्रतिशत गिरता है, तो कहीं न कहीं भाजपा का भी सीटें नीचे आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तब सीटें बढ़ती है जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। ये पिछले कई सालों के ट्रेंड बताते हैं। लेकिन फिर उसकी भरपाई करने के लिए इस बार पूरी ताकत के साथ सेकंड फेज़ में लगे हैं। सेकंड फेज़ में सीटें भी ज़्यादा हैं करीब-करीब 93 सीटें हैं। और ये जो सीटें यदि इसका विश्लेषण करें तो काफ़ी राजनीतिक दलों ने इसमें मतलब ख़ासकर कांग्रेस और बीजेपी की आर-पार की लड़ाई यहाँ दिखती है। यहाँ यदि उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात यदि हम करें या पूर्व मध्य गुजरात भी हम कहें क्योंकि मध्य गुजरात थोड़ा-सा पूर्वी की तरफ जाता है, तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो उत्तर गुजरात कहें तो बनासकांठा में 9 सीटें हैं, मेहसाणा में 7 सीटें हैं, गांधीनगर में 5 सीटें हैं, साबरकांठा में 4 सीटें हैं, पाटन में 4 सीटें हैं, अरावली में 3 सीटें हैं। तो सीटों के अनुपात से ये उत्तरी गुजरात में इतनी सीटें नहीं हैं, जितने मध्य गुजरात में हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का जोर रहा है या वो आदिवासी सीटें हैं जहाँ ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में पिछली बार भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था और यहाँ ठाकुर लोग कम्युनिटी के लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में हैं। और दूसरी तरफ यदि हम मध्य गुजरात की बात करें तो मध्य गुजरात में अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, बड़ौदा में 10 सीटें हैं, आनंद में 7 सीटें हैं। यदि हम ये इन तीनों जिलों के टोटल करें तो ये उत्तर गुजरात के बाकी जिलों से ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद खेड़ा में 6 है, पंचमहल में 5 है, महिसागर में 3 है, दाहोद में 6 है और छोटा उदेपुर की 3 सीटें हैं। ऐसी टोटल 93 सीटें हैं। तो पीछे इस बार कांग्रेस ने 62 जो उम्मीदवार नए दिए हैं और बीजेपी ने 63 नए उम्मीदवार दिए हैं। जबकि बीजेपी ने 30 रिपीट किए हैं, कांग्रेस ने 28 रिपीट किए हैं। कांग्रेस के पहले 38 थे, उसमें से 28 रिपीट किए, तो इसका मतलब 10 लोगों को तो उन्होंने टिकट दिया ही नहीं सिटिंग एमएलए को और बाकी जो लोग थे उसको नए लोगों को दिया है। यहाँ पे भी करीब-करीब 21 लोगों के टिकट कटे हैं। इस बार एनसीपी को 3 सीटें दी है कांग्रेस ने अपने कोटे में से। तो ये कुल मिलाकर जो सेकंड फेज़ है, इसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपील की है, खासकर बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है कि मत प्रतिशत बढ़े। लेकिन मत प्रतिशत जब मेरी बात हुई तो लोगों में अभी भी वो उत्साह नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि हमेशा हमने देखा कि आखिरी 2 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के लोग घर-घर जाकर लोगों को बाहर निकालते वोटिंग के लिए। तो इस बार अंतिम 5-6 बजे तक जब मत प्रतिशत का आंकड़ा आएगा, यदि इस बार भी उदासीनता दिखी और पिछली बार से मतलब प्रतिशत कम हुआ, तो फिर हम ये माने कि इस बार मतदाता को इतना चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है।
उसके 2-3 फैक्टर है। एक तो बीजेपी से लोग परेशान हैं, त्रस्त हो गए हैं, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं दिखाई देता। यदि आम आदमी पार्टी अल्टरनेटिव बोलती है तो लेकिन उनके पास संगठन और लोग दिखाई नहीं देते। कांग्रेस के पास लोग भी हैं, संगठन भी है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक टैग है कि कांग्रेस को पिछली बार 77 सीटें दी थी, फिर भी उनमें से 10-15 लोग बिकने को तैयार थे और वो दूसरी तरफ चले गए। तो कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार भी बने, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसके बाद बिकने के लिए लोग तैयार थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, ये बात अलग है कि वहाँ आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सचिन पायलट तो बिकने के लिए तैयार ही थे, वो तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ ही गए थे। तो छत्तीसगढ़ में वो अवॉइड कर रहे हैं, झारखंड में लगातार प्रयास हो रहा है कि सरकार बने बीजेपी की। बाकी राज्यों में गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन तमाम राज्यों में जो सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ विपक्ष को मतदाताओं ने हाथ में सत्ता देने के बाद भी विपक्ष वो सत्ता संभाल नहीं पाया। तो फिर कुल मिला के बीजेपी की ही वापसी होती है। ऐसे में लोगों को लगता है कि जब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो फिर हम क्या करें? ऐसी एक उदासीनता वहाँ पे है और खासकर बीजेपी का एक वोट बैंक महिलाओं का वोट बैंक माना जाता था, जो महिला बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मतदान करती थी और खासकर मोदी जी की लोकप्रियता व्यक्तिगत रूप से महिलाओं में बहुत थी। लेकिन यदि हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मतलब पिछले फर्स्ट फेज के चुनाव में ऐसे कई जगह हैं जहाँ महिलाओं की मत प्रतिशत पुरुषों से कम हुई है। खासकर गांधीधाम, गोधाद, धराई और खरगान, ये कुछ खरंज वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ महिलाओं का मत प्रतिशत कम दिखाई देता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक उदासीनता है। यदि महिलाओं को भी उदासीनता है क्योंकि उनके घर का बजट बिगड़ गया है, इतनी महंगाई है तो करेंगे क्या? पिछली बार की यदि तुलना करें 2012-2017 की, 2022 के पहले, तो 2017 में 12 में जो 72% टर्नआउट था मतदान का, मतदाताओं का 72.65%, और बीजेपी को उसमें से 52 सीटें मिली थी। 39 कांग्रेस के पास आई थी और 2 अन्य के पास गई थी, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत और बीजेपी का मत प्रतिशत में 6-7% का 6 का डिफरेंस है। बीजेपी को पिछली बार 2012 में 47.82% वोट मिले थे और कांग्रेस को 41.97। लेकिन 2017 में जैसे वोट परसेंटेज कम हो गया, 72 से 70 पे आ गया, तो फिर उनकी सीटें भी 52 से 51 पे हो गई। और भले ही मत प्रतिशत 48.66 हो गया हो और कांग्रेस का भी 42% 72 हो गया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपना आंकड़ा बरकरार रखा 39 पे, और अन्य को एक सीट बढ़ गई है जो बीजेपी की कम हुई। तो अक्सर हमने देखा कि यदि मत प्रतिशत कम होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं मार खाती है। ये सेकंड फेज का चुनाव जो है 93 सीट्स, ये वो सीट्स है जहां पटेल आंदोलन और दलितों के जो आंदोलन चल रहे थे, वो आंदोलन का भी इम्पैक्ट इन 2 जिलों में नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो ज्यादातर आंदोलन सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पाया जाता था। तो कुल मिलाकर पिछली 2012 और 2017 में वोट प्रतिशत गिरने से यदि सीटें कम होती है और इस बार यदि 70 से नीचे वोट प्रतिशत चला गया, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को सीटें वहीं बरकरार रहेगी या घटेगी? यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ घटती है, पहले फेज में ऑलरेडी वो बैकफुट पे है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर 100 के नीचे रहेगी या 100 के ऊपर रहेगी? आम आदमी पार्टी का पहली बार आई है इतने बड़ी अच्छे ताकत के साथ। इसके पहले चुनाव लड़ी है, 1-1.25% वोट मिला उनको, लेकिन वो निग्लिजिबल था, वो नाम के लिए चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार बड़ी ताकत के साथ लड़े हैं, पूरी ताकत झोंकी है, पैसा, ताकत, केजरीवाल का फेस सब दूर लगाया है। तो यदि शहरों में बीजेपी को डेंट करती है, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कांग्रेस को डेंट किया, तो फिर की कांग्रेस के लिए भी स्थिति बुरी हो जाएगी। ये त्रिशंकु विधानसभा बनती है, या फिर तीसरा फैक्टर कितना मायने रखता है, या कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेती है आम आदमी, अभी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंडिपेंडेंट भी इस बार बहुत है, और वो इंडिपेंडेंट ज्यादातर वो है जो बीजेपी से विद्रोही है। तो अक्सर हमने देखा कि ऐसे इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हैं तो फिर वापस बीजेपी में चले जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा गेम प्लान फंसा है, वो फेज 2 में सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। ये वही फेज 2 है जहाँ पे
कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बहुत जबरदस्त है, खासकर आनंद मध्य गुजरात में, और वहां पहले कांग्रेस का बोलबाला था, अब वो सारी कोऑपरेटिव्स कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के हाथ में है। तो मध्य गुजरात, जैसा मैंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सीटें मिलने का चांस है। अहमदाबाद की 21 सीटें हैं, 21 सीटों पे जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अपना रोड शो किया 54 किलोमीटर का, और लगातार वो अहमदाबाद में कैंप करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो कम से कम सेकंड फेज में अपना वजूद बचाने के चक्कर में है, और थोड़ा बहुत और गेन करने के चक्कर में है, जो लॉसेस उनको पहले फेज में होगा। ये तीसरा एंगल लगने से ये चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। आज शाम तक सबके सामने एग्जिट पोल होंगे, लेकिन एग्जिट पोल अक्सर हमने देखा कि वो बिगड़े हुए होते हैं, फिर नतीजे कुछ और ही आते हैं। 9 तारीख को नतीजे हैं, शुक्रवार को, और सॉरी 8 तारीख को नतीजे हैं गुरुवार को, और उसी दिन समझ में आ जाएगा कि ये जो तीसरा एंगल है, तीसरा कोण जो है, त्रिकोण का तीसरा कोण कितना तकलीफ किसको देता है। फिलहाल आज इतना ही। फिर 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब विश्लेषण करने बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।